वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के लिए भी, आज इस 9th क्लास के लिए भी, और आगे फ्यूचर में आपके मैथ सब्जेक्ट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे बेसिक टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ होती क्या है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे बेसिक टर्म्स की बात करेंगे और हर चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो आखिर ये लाइंस होते क्या हैं? ये लाइंस अगर आपको पता है इन चीज़ों का मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जिन्हें नहीं पता वो अच्छे से सुन लें। लाइंस मीन्स होता है ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ऐसी आपने स्ट्रेट लाइन खींची जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इसके नो एंड पॉइंट होते हैं। ऐसी लाइन ही हमारी क्या कहलाती है? लाइन। अब इसी लाइन से आगे की बाकी चीज़ें बनती हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं? ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर अगर आपने दो पॉइंट्स एंड पॉइंट दे दिए, मीन्स अगर हम इसे ए बोले और इसे बी, तो आपके दो एंड पॉइंट है, टू एंड्स पॉइंट हो गए इसके। इसे बोला जाता है आपका लाइन सेगमेंट। इसे डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये आपकी लाइन थी ए बी, इसे डिनोट करते हैं। सिंबल आपने छोटी क्लासेस में यूज़ करा होगा, बट आगे ये यूज़ नहीं होता है और आपको पता होना चाहिए अगर ऐसे लिखा है तो क्या मतलब है। ए बी के ऊपर अगर ऐसे लाइन खींची है, बार टाइप है, तो आप इसे बोलेंगे लाइन। अगर यही आपको ए बी और फिर आपके ऊपर ये दोनों साइड अगर आपको एरो दे दे तो इसका मतलब होता है लाइन। और अगर दोनों तरफ एरो नहीं है, मतलब दो एंड्स पॉइंट दे दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रे की बात आती है, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप इसे। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इनफाइनाइट तक होता है, तो वन एंड पॉइंट होते हैं इसके। इसको आप क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये आगे बी तक है, इसे डिनोट करेंगे इस तरीके से। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको कहीं ये लिख के दे दे, ये लिख के दे दे, ये लिख के, तो आप समझ जाइएगा कि ये कह क्या रहा है। ए बी मीन्स आपको दोनों पॉइंट्स जो है वो खुले रखने हैं। अगर ये एरो नहीं लगा है, मतलब इसके दो एंड पॉइंट है, मतलब सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एक एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये रे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आगे हम देखते हैं कि कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। हमारा कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? आपका एक लाइन है, इस लाइन पर ही सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, वो एक ही लाइन पर लाई करें। तब एक ही लाइन के ऊपर अगर वो सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो हम उन पॉइंट्स को, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये सारे पॉइंट्स आपके ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स आपके कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। इन दो पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन अगर आप बना देते हैं और ये लाइन बना देते हैं और ये लाइन, तो ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? इन पॉइंट्स को बोला जाएगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आई होप क्लियर हो गया हो। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ है ये, इन सब के मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पर अगर सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो उन्हें कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। और अगर एक पॉइंट पर एक लाइन पर सारे पॉइंट लाई नहीं कर रहे, तो उन पॉइंट्स को नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो है आपका एंगल्स, आर्म्स एंड वर्टेक्स। एंगल्स मीन्स क्या होते हैं? जब कोई भी दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, तो क्या फॉर्म करती है? एंगल फॉर्म करती है। मान लीजिए मैं रफली अगर आपको बोलूँ, ये आपकी एक लाइन है और मैं इस पर एक लाइन इस तरीके से, ये लाइन भी हो सकती है, रे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट हो गया तो ये रे हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। इन दोनों का कनेक्शन एक चीज़ से होगा जिसे आप क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो यही चीज़ आपकी क्या होती है? एंगल होती है। ठीक है, आम मतलब क्या हो गया कि अगर आपने एक लाइन खींची और ये आपका पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपने एक और लाइन खींची। अब इसे लाइन तो बोलेंगे नहीं, आपको समझ जाना चाहिए लाइन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही एंड पॉइंट है। यहाँ से आपने एक इनफाइनाइट रे निकाल दी और यहाँ से आपने एक इनफाइनाइट रे निकाल दी।
तो इस ये मान लीजिए बी है, ये सी है, तो आपकी ए सी एंड ए बी क्या हो जाएंगी, आर्म्स हो जाएंगी। ये क्या हो गई, आर्म्स हो गई। और वर्टेक्स क्या हो गया आपका, जिस पॉइंट से रे निकल रही है इसी पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। तो पॉइंट ए आपका क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, मतलब आपको क्या है, जब दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उस पर जो एक चीज फॉर्म होती है, कनेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और उस पॉइंट से जो दो आर्म निकल रही, मतलब ये आपका एक एंगल फॉर्म हुआ। ये एंगल कैसे फॉर्म हुआ है, इस पॉइंट से ये एक आर्म निकल रही है, रे बोलिए सॉरी, इस पॉइंट से ये एक रे निकल रही है। रे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और ये आपका इधर इनफाइनाइट है और ये भी इधर इनफाइनाइट। तो दो रे के बीच में जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, आपका एक एंगल है। और इन रे को क्या कहा जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो ना आप, इस पॉइंट के दो हाथ हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आर्म्स बोला जाएगा। और ये कनेक्ट किससे है, एक पॉइंट से कनेक्ट है ये दोनों हाथ, तो उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स बोला जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। नेक्स्ट सिस्टम है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल जितने भी होंगे वो आपके एक्यूट एंगल। ये आपका वर्टेक्स है, हमने एक रे ड्रॉ करी, यहाँ से हमने एक और रे ड्रॉ करी, ये ए, ये बी और ये आपका सी। तो ये जो एंगल होगा ये आपका एक्यूट एंगल कब कहलाएगा, जब ये एंगल आपके इन बिटवीन इसमें लाई। मान लीजिए ये एंगल आपका कितना है, एक्स है मान लीजिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कई बच्चों को लिखने भी नहीं आता है कि एंगल को कैसे लिखा जाता है। तो जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है वो वाला पॉइंट बीच में आता है और उसके स्टार्टिंग या एंडिंग आप दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल को लिखने का तरीका होता है, तो एंगल सी ए बी। ठीक है, अगर सिर्फ आपको यही लिखा हुआ है तो आप इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हैं, आपको पता है कैसे लिखा जाता है। ये लाई कहाँ करते हैं, आपका एक्स जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से लाई करें। नेक्स्ट राइट एंगल, यहाँ आपने, और इसको यूं भी शो कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे दूसरे बेसिक रे की तरफ अगर टिल्ट रहेगा दूसरा वाला रे तो हमेशा कौन सा एंगल बनता है, क्यूट एंगल बनता है, यह क्यूट एंगल। राइट एंगल क्या है आपका, वर्टेक्स है, एक रे स्ट्रेट है बेस पर और दूसरा रे भी स्ट्रेट होगा वर्टिकली डायरेक्शन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली डायरेक्ट है, तो दोनों ही स्ट्रेट है, तो ये एंगल कौन सा फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में भी ये हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये सिंबल कहीं भी दिखाई दे एंगल में तो उसका मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको कि ये 90 डिग्री, आपको सिंबल से पता लग जाना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हमने 90 डिग्री से छोटा देख लिया, 90 डिग्री से बड़ा देख लिया, अब जो एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। ये आपका दूसरा रे, और दूसरा रे जो बनेगा वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा ही होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये लाई कहाँ करेगा, ये मान लीजिए एक्स है तो ये एक्स लाई करेगा आपका 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा एक्स और हमेशा 180 डिग्री से स्मॉलर देन होगा एक्स। ठीक है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, बस रिकॉल के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। पॉइंट है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अभी आपने देखा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका 90 से आपका इसके 180 के बीच में। ठीक है, अब अगर 180 डिग्री हो जाए मीन्स आपका ये वर्टेक्स है, आपका ये एक रे है, ये ए और ये आपका बी, दूसरा रे इसके अपोजिट है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल फॉर्म करता है 180 डिग्री। इसे ही कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। जब एक पॉइंट से एक रे आपका, दोनों रे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो जाए तो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाता है। कितने डिग्री का होता है उस पॉइंट से, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब आप एंगल देखते हैं तो एक रे से दूसरे रे के बीच का एंगल देखिए। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाइन खींचे ड्रॉ हो, तो आप ये देखिए कि आपको किस एंगल के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि एंगल किस तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से आप, अगर बहुत सारा डायग्राम दे रखा है, मान लीजिए यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ आपके यहाँ सी दे रखा है, यहाँ डी दे दिया, यहाँ ई दे दिया, आपसे ये एंगल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए पहले इस एंगल को लिखें, क्योंकि ये एक रे है और ये एक रे है, तो इन दोनों के रे के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये पता। तो लिखेंगे कैसे, आपको किस पॉइंट पे बना हुआ है, ए पॉइंट पे स्टार्टिंग क्या है, ई है और एंडिंग क्या है, डी है, तो एंगल ई ए डी इक्वल टू जो भी वैल्यू निकलेगी वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही आर्म्स होते हैं आपका, एक अपोजिट, दूसरा उसके अपोजिट होता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मीन्स होता है उल्टा, रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है उल्टा। जो भी आपसे एंगल पूछा जा रहा है उसका उल्टा निकालना है, मीन्स
अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए, ये अभी क्वेश्चन भी है इसका, तो आप अच्छे से कर लेंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। ये अब ये एंगल मान लीजिए आपको 60 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ए बी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सी ए बी कितना डिग्री का है। जितने भी डिग्री का है पहले आप वो फाइंड आउट करेंगे, फिर रिफ्लेक्स एंगल निकलता है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये करने का तरीका होता है जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाला है पहले तो आप हर क्वेश्चन में 360 डिग्री आएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 3, क्योंकि आप देखिए एक स्ट्रेट ऊपर 180 डिग्री है, नीचे भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपको 60 का उल्टा निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। जिस एंगल का रिफ्लेक्स बोला जाएगा उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो निकाला जाएगा। तो टोटल में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री होता है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री होता है, तो आपका आ जाएगा 300 डिग्री। तो 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल होता है 300 डिग्री। इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल निकाला जाता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये मैं आपको जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ इस चैप्टर में, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ये आपने कहीं ना कहीं सुना है और प्रीवियस क्लासेस में आप ये सब पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए कि आगे एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, कि अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो आपको बाकी एक्सरसाइज 2 ही एक्सरसाइज है वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप टर्म्स को अच्छे से समझिए कि कौन से टर्म्स का क्या मतलब है और कैसे इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, जो भी एंगल होगा उसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं आपको एक एंगल दे दूं 35 डिग्री और मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मीन्स ये दोनों एंगल इस तरीके से होंगे आपका, इस तरीके से ये 90 डिग्री है, एक मैंने आपको 35 डिग्री बता दिया, तो दूसरा एंगल आपको बताना है ये कितना होगा। तो आपको पता है समीशन दोनों का कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, एक 35 है, तो आप सिंपली आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से आप 35 माइनस कर देंगे, आपको ये एंगल पता चल जाएगा कितना होगा आपका 5, 8 में से 3 का है आपका 5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 55 डिग्री हो जाएगा, मतलब 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, ऐसा एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। यहाँ तो देखिए 35 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 55 डिग्री आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें ऐसा एंगल दिखाना है जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो, तो वो एंगल है 45 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगा 45 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या है बराबर है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसी, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर आपसे मैं आपको एंगल दे दूँ 135 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, या फिर मैं छोटा सा ले लेती हूँ 25 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो आपका क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें ये रहेगा, और आपका किस तरीके से फॉर्म होगा एक एंगल आपका 25 डिग्री, और आपको फिर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये कितना होगा, तो टोटल आपका कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आप 25 माइनस कर देंगे, तो आपका एंगल आ जाएगा 5 और 7 5 155 डिग्री। तो ये आपका पूरा एंगल कितना आ गया 155। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बनने चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब हो गया दोनों एंगल मिलकर आपके क्या बनने चाहिए 180 डिग्री बनने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये जो आपस के एंगल होते हैं इन एंगल को क्या कहा जाता है, एक ही पॉइंट से ज्वाइन है, और इनका ये जो रे है वो इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, इस टाइप के एंगल को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल जो एक वर्टेक्स हो और एक रे हो और एक और रे हो, और ये दोनों रे कनेक्ट हो एक कॉमन रे से, तो ये जो इस कॉमन रे से अटैच होकर एंगल बन रहे हैं दोनों साइड, इसी को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। मीन्स अगर ये बी, ये ए, ये सी एंड ये डी है, तो आपके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, बी ए डी एंगल, बी ए डी एडजेसेंट एंगल किसके है, आपका ये वाला एंगल लिखना है, तो ये किस पॉइंट पे बना है ए पॉइंट पर, किस रे से अटैच है, इस रे से और इस रे से अटैच है, तो आप लिखेंगे डी ए सी एंगल, डी ए सी, सी ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपके क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों ही एंगल जो बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो दोनों एंगल होंगे वो आपस में एक रे से कनेक्ट रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल
यहीं अगर मैं आपको क्या कर दूं, आपका लीनियर स्ट्रेट लाइन आपने पीछे देखी थी। स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, जो आप एक वर्टेक्स से एक रे और दूसरी रे अपोजिट हो जाए, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर जब हम रूल लगाते हैं तो यहाँ आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया। तो जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है तो टोटल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, टोटल हमेशा 180। अब यही मैं एक रे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। अब ये रे ड्रॉ हुई तो दो एडजेसेंट एंगल बन गए। एक एंगल बना है एंगल डी ए बी प्लस दूसरा सी ए डी, एंगल सी ए डी। यहाँ आपको पता है यहाँ स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो चुकी है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी को जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो बाय यहाँ पर रीजन लीनियर पेयर लगाते हैं। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन का समीशन हमेशा किसके इक्वल रहता है, 180 डिग्री के, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बाय लीनियर पेयर। ये भी आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जैसे कि आपका, मैंने लाइन क्या डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में ही, कि दोनों के जो भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों ही तरफ से एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट इनमें नहीं होता है, लाइंस में एंड पॉइंट नहीं होते। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से आपको इंटरसेक्ट मीन्स होता है कट करना। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ कट करवाइए, यहाँ कट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप कट करवाइए। तो ये आपकी एक लाइन थी ए बी, और एक लाइन आपकी थी यहाँ पर सी डी, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होता है लाइन को, ये आपकी ए बी लाइन के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है, सी डी भी आपकी क्या है, लाइन। अगर ये सेगमेंट होती तो हम ये एरो नहीं लगाते। तो यहाँ पर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। तो जब, और ये आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका एक वर्टेक्स पॉइंट आ गया। तो मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ओ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये वर्टेक्स है। तो अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट मानूं तो ये दो एडजेसेंट एंगल मुझे मिल रहे हैं। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब मैं अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और नीचे भी दो फॉर्म हो रहे हैं, ये और ये फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट मानूं तो इस एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये रे मानूं मैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। या आपको अपने दिमाग से देखना है कि आप किसको स्ट्रेट मान रहे हैं, आपको क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कौन सा रूल लगाना है, उस हिसाब से। जब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है तो आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप ये एक रे है इस स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ से एक एंगल फॉर्म होगा, मान लीजिए वो एंगल 1 है। और वहीं आपको अगर इसी को स्ट्रेट मान रहे हैं तो एक रे ये भी है, तो यहाँ से भी एक आपका एंगल फॉर्म होगा, मान लीजिए एंगल 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपका एक फॉर्म होगा एंगल 3, और ये आपका फॉर्म होगा एंगल 4। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। मान लीजिए मैंने एंगल 3 45 डिग्री दे रखा है, तो आपका एंगल 4 कितना होगा, वो भी 45 डिग्री होगा। एक एंगल बताते ही आप चारों एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लीनियर पेयर लगा के, ये 45 डिग्री है तो ये आपका कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से आप 45 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35, 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 135 डिग्री आ गया। अपोजिट एंगल ये बराबर हो, तो ये 135 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस रूल को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा जब ये एंगल बराबर होते हैं तो आपको रीजन लिखना होता है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। और इसको हम नॉन पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपकी ये ए लाइन थी ए बी, और आपने एक और लाइन ड्रॉ करी सी डी, ठीक है। जैसे कि आपके रेल की पटरी वगैरह होती हैं जो कभी भी मिलती नहीं है, सेम डिस्टेंस, आप यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ डिस्टेंस होगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये जो लाइन होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, आगे आप एक्सटेंड करते चले जाइए, मर्जी है आपकी, एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो
इसको क्वेश्चन में कभी कभी आपको दे देगा L पैरेलल है M के, ये पूरे लाइन को क्या फॉर्म कर देगा L M, और लिखने का तरीका होता है L पैरेलल है M के, इस तरीके से। या फिर आपको ऐसे भी लिख देगा AB पैरेलल है CD के, मीन्स AB लाइन जो है वो पैरेलल है CD के। नेक्स्ट क्लास में ही, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ही आप ये पढ़ के आए होंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आपको वहाँ बहुत सारे रूल्स मिलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, और आपके वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी आ जाते हैं, इसमें बहुत से रूल्स आ जाते हैं। तो मैं आपको वो भी यहाँ पर रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं सारे नाम दोबारा से वो करवा देती हूँ कि ये सब एंगल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके बुक में नहीं है क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पर फिर भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल नालायक से नालायक भी है, सॉरी नालायक नहीं कहना चाहिए, अगर उसको कुछ मैथ में प्रॉब्लम आती है, उसको बेसिक कमज़ोर होने की वजह से वो आगे की क्लासेस में आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाता है, तो वो भी अपने प्रीवियस जो भी उसकी वीकनेस रही है उसे यहाँ वो भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने एक लाइन लिया L और एक लाइन लिया M, और ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है। तो मैं अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है L पैरेलल है M के, तो आपको क्वेश्चन से डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। तो ये आपने, और फिर इसको इंटरसेक्ट कर दिए एक लाइन N लाइन ने इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा, मीन्स L को भी काटेगी एक पॉइंट पर और M को भी काटेगी एक पॉइंट पर। तो मान लीजिए ये N A है और ये आपका B है, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोनों पे अलग अलग। अब इसके हिसाब से आपके बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं। पहला आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। आपका एक लाइन है पैरेलल, और जहाँ इस पॉइंट पे कट करा है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। कुछ भी मेथड लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब मैं बता रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। ये था आपका पॉइंट, ये आपने ले ली, इसके ऊपर जो एंगल है, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एक लाइन थी, और ये जिसके पैरेलल है वहाँ आ जाइए, ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पॉइंट पे आइए, और ये ऊपर की तरफ है पैरेलल लाइन के, तो इसके भी ऊपर की तरफ एंगल 1, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही नीचे आ जाइए, ये एंगल 3 है और इसके एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4, ठीक है। तो जिस तरीके से इधर करा है इसी तरीके से इधर करेंगे। ये 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6। ऐसे ही नीचे वाला आ जाइए, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8। तो इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप डायग्राम में कैसे पता कर सकते हैं, पैरेलल लाइन देखिए उस लाइन के ऊपर, और फिर दूसरी पैरेलल लाइन देखिए उस लाइन के भी ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं तीसरी लाइन भी पैरेलल ड्रॉ कर सकती हूँ तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, और यहाँ मैं एक लाइन कट करा, मैं यहाँ दूसरी लाइन भी इंटरसेक्ट कर सकती हूँ, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। बस आपको वर्टेक्स पॉइंट ढूंढना है कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, उसके फिर चारों तरफ 4 एंगल हमेशा फॉर्म होंगे, इधर भी 4 एंगल फॉर्म होंगे, फिर आपको देखना लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। तो ये सारे एंगल क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं इसमें, वर्टिकली अपोजिट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये आपका पॉइंट था और मैंने क्या कहा, ये इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अपोजिट एंगल ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, फिर ये अपोजिट एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। अब इसमें आ जाइए, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, ठीक है। तो ये हो गया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है आपका ये एंगल, ठीक है। तो जेड फॉर्म करना चाहिए, क्या, जेड फॉर्म, किससे, आपके जो पैरेलल लाइंस है वहाँ से स्टार्ट करिए। ये आपका पैरेलल लाइन है, किसी भी शेप में जेड बनाइए, ये आपका जेड बन गया इस तरीके से, ये बना आपका इस तरीके से, और ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ, ये पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल कौन सा है, एंगल 3 है, और यहाँ एंगल 6 है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, बाय रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने ऐसे जेड बना दिया, अब ऐसे भी तो बना सकते हैं इस तरीके से, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और आपके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये एंगल कौन सा है 7 और ये एंगल कौन सा है 2, तो एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल
2 के। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, 7 और 2 3 और 6, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये पैरेलल लाइन के अंदर अंदर बन रहे थे, अब पैरेलल लाइन के बाहर बन रहे हैं। तो ये वाला एंगल अपोजिट ये वाला एंगल, तो एक्सटीरियर में आपका कौन सा आ जाएगा, एंगल 5 बराबर है एंगल 4 के। ऐसी एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बचा आपका, ट्रांसवर्सल लाइन बचा। ठीक है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन हम उसे कहते हैं जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर पार्ट मतलब जो कि दोनों पैरेलल के बीच में, उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है, एक साइड बने हुए। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में अंदर की तरफ बने हुए 180 डिग्री। ऐसी ही ट्रांसवर्सल लाइन के बाहर की तरफ, ये बाहर है और ये बाहर है पैरेलल लाइन से, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ठीक है, एक ही तरफ देखना है, ऐसी इस डायरेक्शन में देखना है। 6 और 7 का सम 180 डिग्री आएगा, सम बराबर नहीं होगा, ये सम, और इसका 180 डिग्री आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, 180। ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। अब कोई ऐसा टर्म नहीं बचा है जो आपको स्टार्टिंग से पता ना हो। इसी के बेसिस पे आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक भी टर्म अब ऐसा नहीं आएगा जो कि बाहर से। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, अल्टरनेट, और ये क्या कहते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो मोस्टली यूज़ होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आपका और परपेंडिकुलर, वो आपका एल्टीट्यूड लिखा हुआ रहता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी लाइन पर अगर बोले कि एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये कहीं कहीं पे यूज़ है, तो एल्टीट्यूड हो गया। अब आते हैं हम थ्योरम पे। आपका थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम 6.1 कहता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैं ऑलरेडी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल में बता चुकी हूँ। यहीं यहाँ पे भी देख लीजिए, ये कट हटा दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जहां भी आप ये रूल यूज करेंगे तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी से आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर ओवर होता है। आई होप आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए हो और क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।